आज बेटे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू द चार्ज स्फीयर। जब फिजिक्स में हम स्फीयर का नाम लेते हैं तो स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड स्फीयर, और ये स्फीयर बाय नेचर कैसा है, कंडक्टिंग है। आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे जो बाय नेचर सॉलिड है, उसके अंदर हमने कुछ चार्ज को भर दिया है। ये चार्ज जो इसके अंदर भरे हुए चार्ज हैं ये सेम उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे वाटरमेलन, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो बीज उस तरह उसके अंदर भरे हुए होते हैं। तो इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से जो इस स्फीयर के अंदर भरे हुए हैं, तो चार्ज के स्फीयर के अंदर जो चार्ज भरे हुए हैं उसके लिए हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे कि ये एक स्फीयर है, दिस इज सपोज टू बी स्फीयर, और इस स्फीयर के अंदर क्या है, चार्ज भरे हुए हैं लाइक दिस। अगर ये स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर चार्ज भरे हुए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चार्ज इस स्फीयर के अंदर ही रहेंगे या इस स्फीयर की सरफेस पर आ जाएंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे? तो इसका आंसर ये है कि जितने भी सारे के सारे चार्ज हैं, ये सारे के सारे चार्ज इस स्फीयर की सरफेस पर आ जाएंगे। सरफेस पर क्यों आ जाएंगे? तो आंसर है फिजिक्स की रिपल्शन की प्रॉपर्टी इनके बीच में एक्ट होती है। ड्यू टू दिस ये सारे के सारे चार्ज कहाँ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। देखिए कैसे, ये सारे इस स्फीयर के अंदर सारे के सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं। तो अगर ये सारे चार्ज एक जैसे हैं तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करके इन सारे के सारे चार्ज क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो चार्ज पार्टिकल को चलना पड़ेगा, और वो पार्टिकल चल के कहाँ तक जाना चाहता है, तो आंसर है जब तक उस पर नेट फोर्स 0 ना हो जाए। अब हम क्या देखते हैं कि ये सारे के सारे चार्ज क्या करते हैं, अब चलना शुरू करते हैं, और ये चलेंगे कब तक, जब तक इन्हें रास्ता मिलेगा। तो हम ये देखते हैं सारे के सारे चार्ज यहाँ से फोर्स लगती चली जाती है, और ये सारे के सारे चार्ज क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स की वजह से चलना शुरू करते हैं, और चलकर ये कहाँ चले जाते हैं, तो आंसर है चलकर ये इस स्फीयर की सरफेस पर पहुंच जाते हैं। और जैसे सरफेस पर पहुंचते हैं, अब क्या देखते हैं, ये अपने आप को सेटल कर लेते हैं। अब इन सब चार्जेस के बीच में लगने वाली नेट फोर्स क्या होती है, 0। अब ये चार्ज इससे बाहर एयर में नहीं चल सकते, क्यों? क्योंकि एयर इज द बैड कंडक्टर। अगर एयर बैड कंडक्टर है तो बैड कंडक्टर विल नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो, इसलिए ये चार्ज सारे के सारे हमेशा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो आंसर है ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। इसे एक नंबर में हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जब भी हम किसी एक कंडक्टर को, उसका चाहे नेचर चाहे कैसे, स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो या क्यूबिकल हो, कैसा भी हो, कैसी भी शेप हो, अगर हम उस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज भरेंगे तो वो पक्का चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा, तो आंसर ओवर द सरफेस आ जाएगा। तो फाइनली हमने क्या देखा, तो फाइनली हमने देखा कि जब हमने इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज, स्फीयर को जब हमने कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज उसके अंदर ना रुक के कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पर आ जाता है। अब फाइनली अब हमने क्या देखा, फाइनली हमने ये देखा कि सारा का सारा चार्ज कहाँ है, तो आंसर है सारा का सारा चार्ज अब इस स्फीयर की सरफेस पर आ गया। ये हमारा स्फीयर है, अब चार्ज कहाँ पर है, तो आंसर इस स्फीयर की सरफेस पर आ गया। दिया कहाँ था, तो आंसर है स्फीयर के अंदर दिया था। अब सपोज टू बी इस स्फीयर का रेडियस कितना है, r। अगर इस स्फीयर का रेडियस r है, इस स्फीयर का रेडियस r है, तो अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ निकालनी है, तो आंसर है वही 3 रीजन हो सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहला पॉइंट कहाँ हो सकता है, A, जो क्या इस स्फीयर से बाहर है। दूसरा पॉइंट कहाँ हो सकता है, तो आंसर इसकी सरफेस पर हो सकता है। और तीसरा पॉइंट कहाँ हो सकता है, तो आंसर तीसरा इसके अंदर हो सकता है, C पॉइंट। और बहुत अच्छे से समझते जाइए बेटे, इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बनाया था कि जब किसी एक कंडक्टिंग शेल पर, कोई भी एक शेल ली है, शेल के ऊपर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होती है वो हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ से यहाँ तक इस A पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ तक हमने रेडियस कैपिटल R मान लिया, और इसके चारों तरफ हम क्या कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसकी है, गॉस थ्योरम की है। और सेम एज इट इज जो हमने उस डेरिवेशन में किया था उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है,
तो आंसर है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती हैं। कैसे होती हैं? अवे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में काम करती हैं। जब इस डायरेक्शन में काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा? तो आंसर है इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी सरफेस के नॉर्मल होगा, इस सरफेस का नॉर्मल। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में, सब जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में काम करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था। इसका जो एक्सप्रेशन निकालते हैं वो सेम एक्सप्रेशन जैसे पहले बनाया था। कितना आता है? तो आंसर है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकलती है E आउटसाइड इज इक्वल टू 9 × 10⁹, क्या पूरा लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर हमने चार्ज कितना दिया? तो आंसर इसको हमने स्फीयर को चार्ज दिया था क्यू चार्ज दिया, वो सारा चार्ज कहाँ पर आ गया? तो आंसर इसकी सरफेस पर आ गया। तो चार्ज कितना था? Q/, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? ये पूरा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिस इज नोन एज क्या आता है, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ निकाली? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्फीयर के बाहर निकाली। दूसरा हम कहाँ निकाल सकते हैं? आंसर है ऑन द सरफेस। अब एक छोटी सी बात बताइए, अब इसे इस तरह से समझिए कि जब हमने किसी एक स्फीयर को, एक कंडक्टिंग स्फीयर को सारा चार्ज दिया, सॉलिड स्फीयर को सारा चार्ज सरफेस पर आ गया। अब इमेजिन करिए कि ये सारा का सारा चार्ज, ये जो इसकी सरफेस पर था, चार्ज कितना दिया हमने स्फीयर को? Q, वो सारा Q चार्ज कहाँ पे आ गया? सरफेस पे। अब सपोज टू भी एक चार्ज हमने पॉइंट चार्ज ले लिया Q, उतना ही, वो पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो आंसर है E आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में r² इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये तो बनाया हमने, यहाँ पर एक चार्ज Q है, ये इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का r, और अगर मैं इस पॉइंट पर बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? इतनी। तो इससे एक बात समझ में आई कि जब भी हम किसी एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डिस्टेंस पर निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे निकालूंगा तो रेडियली कितनी बनेगी? इतनी तो बनेगी बेटे, यहाँ भी इतनी बनेगी, यहाँ भी इतनी बनेगी, यहाँ भी इतनी बनेगी, यहाँ भी इतनी बनेगी, और यहाँ से मैं सरफेस ड्रॉ कर दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, ये तो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है। तो इससे एक बात समझ में आई कि जब भी हम किसी एक स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को कुछ चार्ज देते हैं तो वो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर उतनी ही बनाता है जितनी कि एक पॉइंट चार्ज अगर हम इस C पॉइंट पर रख दें और इस A पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉइंट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही बनाएगा जितनी इस स्फीयर के अंदर जो हमने चार्ज भरा Q, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये स्फीयर है, इसके ऊपर इसको हमने चार्ज दिया, सारा चार्ज की सरफेस पर आ गया, और हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस A पॉइंट पर निकाल रहे हैं, और मैं कहता हूँ B पर निकालनी है, C पर निकालनी है, और मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पर मुझे निकालनी है D पर। तो आप मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड A पर ज्यादा होगी या D पर ज्यादा होगी? तो इसका आंसर है D पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बेटे? आंसर है r² की। तो जैसे जैसे मेरा r कम होता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A पर कम होगी और D पर ज्यादा होगी। D पर कितनी होगी वो हमें निकालनी है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? ऑन द सरफेस। तो देखिए ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ये एक स्फीयर है, अब इसी स्फीयर को हमने कुछ चार्ज दिया Q, वो सारा चार्ज कहाँ आ गया? उसकी सरफेस पर आ गया, और जैसे सरफेस पर आ गया अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? तो इस स्फीयर का रेडियस कितना था? तो आंसर है स्मॉल r। पहले केस में क्या था? तो आंसर इस फर्स्ट केस के अंदर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। कैपिटल R वो पॉइंट का डिस्टेंस था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इस केस में हम r को कम करते चले गए और हम कितने डिस्टेंस पर आ गए? तो आंसर है हम r पर आ गए। इस केस में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों कैसे हैं? सेम। और जब दोनों ही सेम है बेटे तो एज इट इज जब हम r कम करते चले जाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आंसर स्मॉल r के इक्वल हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आंसर है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? Q में स्मॉल r। इसी तरह से बेटे अगर मैं इसके अंदर निकालूं इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो भी आप समझ गए बेटे।
अगर मुझे इनसाइड निकालनी हो और हमने जब चार्ज स्फीयर को दिया तो सारा चार्ज तो सरफेस पर आ गया, और इसका डिस्टेंस कितना है, r है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, तो आंसर है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर निकालनी है, वो पॉइंट हमने मान लिया P, और जिस P पॉइंट पर निकालना उस पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। इस केस में जो है कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका रेडियस बड़ा है, जबकि जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो रेडियस छोटा है, वो डिस्टेंस छोटा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो phi e इज इक्वल टू कितना होता है बेटे, तो आंसर है सेम एक्सप्रेशन बेटे, तो phi e इज इक्वल टू में कितना होता है, e इनटू में 4 pi r स्क्वायर, कैपिटल R है ना बेटे। तो इस सरफेस पर फ्लक्स कितना बनेगा भाई, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अरे इधर भी पास होके जाएगी, सबसे पास होके जाएगी, तो इसका फ्लक्स कितना बनेगा, E इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फ्लक्स बनेगा। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इसे लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इसको। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है बेटे कि इस वाली सरफेस इस पर आई, ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, इस P पॉइंट पर। तो गॉस थ्योरम के लिए 4 कंडीशन नेसेसरी थी। सबसे पहली बात क्या कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सरफेस पर। तो बताइए P किसी सरफेस पर है, आंसर यस, हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, उसी के ऊपर P पॉइंट है। दूसरा, ये सरफेस कैसे होनी चाहिए, क्लोज, क्या क्लोज्ड है, बिल्कुल है। तीसरा, कैसे होनी चाहिए, बाय नेचर सिमेट्रिकल, क्या सिमेट्रिकल है, हाँ, हर जगह से इसका रेडियस कितना आ रहा है, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनाती है, 0। चौथी बात, चार्ज कहाँ होना चाहिए, तो आंसर है चार्ज इस क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो बताइए इस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज कितना है, तो आंसर है 0। कितना है बेटे, 0। क्यों, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ आ गया, तो आंसर है स्फीयर पे आ गया, इसके बाहर आ गया। तो अंदर चार्ज कितना है, तो आंसर है इसके अंदर चार्ज है 0। अगर अंदर चार्ज 0 है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इसके अंदर फ्लक्स कितना बनेगा, तो आंसर है इसके अंदर फ्लक्स बनेगा 0। और अगर फ्लक्स 0 बना, इक्वेशन सेकंड बेटे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्या पता चला, तो E इनटू में 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर तो 0 हो नहीं सकता कभी, वो तो एरिया तो है ही उसका, तो क्या 0 होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये सेम एक्सप्रेशन वही है जो एक्सप्रेशन हमने किसके लिए निकाला था, एक शेल लिया था हमने, एक कंडक्टिंग शेल लिया, उस शेल के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, बाहर भी निकाली, उसकी सरफेस पर भी निकाली और उसके अंदर भी निकाली, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आंसर है सरफेस पर। और इस केस में भी हमने कहा, क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उसकी सरफेस पर, उससे कम कहाँ पर है, तो आंसर है बाहर, और सबसे कम कहाँ पर होती है, अंदर। इसका मतलब किसी भी एक कंडक्टिंग स्फीयर या शेल, इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर, इनसाइड कितनी होगी, 0। अब मैं इस स्फीयर के ऊपर मैंने कोई चार्ज दिया, वो सारा चार्ज सरफेस पर आ गया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, कहीं भी लूँ, किसी भी पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होगी बेटे, 0 होगी। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो हम उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे ग्राफ बना सकते हैं, तो देखिए ये स्फीयर है और हम ये देखते हैं कि ये क्या है, इसका सेंटर है, ये क्या रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए यहां से हमारा जैसे जैसे रेडियस हम बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, सब जगह 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे हम इसकी सरफेस पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमारी, तो आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है मैक्सिमम, और ये कहां पर है, तो आंसर है सरफेस पर, सरफेस पर। और उसके बाद जैसे ही हम, तो यहां तक क्या था, तो आंसर स्मॉल आ गया, ये कितना है बेटे, स्मॉल r। तो यहां से स्मॉल r, जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता हुआ चला जाता है तो स्मॉल r इस पॉइंट पर जाता है, कैपिटल R कैसा है, छोटा है स्मॉल r से। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो कैपिटल R बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब दोनों स्मॉल r और कैपिटल R दोनों कैसे हो गए, बराबर। जब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मैक्सिमम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे होगी बेटे, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही उससे बाहर जाना शुरू करते हैं, जैसे ही इससे हम बाहर जाना शुरू करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है, कैपिटल R बढ़ने लगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। R बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगी।
तो यहां से इस ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, तो आंसर है सरफेस के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर है, इनसाइड बोल सकते हैं। तो दिस इज द प्रोमिनेंट explanation of the electric field due to the charge sphere. must remember it is the big difference. बेटे हमने ये शेल पर नहीं निकाला, ये हमने किस पर निकाला है, एक कंडक्टिंग स्फीयर पर निकाला है। इस स्फीयर का रिजल्ट वही रिजल्ट है जो एक कंडक्टिंग शेल का था, शेल अंदर से होलो खाली होती है। तो दोनों का एक्सप्रेशन कैसा होता है, सेम। इससे एक सीधी सी बात ये समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप एक स्फीयर पे निकालो, स्फीयर से निकालो, स्फीयर के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके निकालो, या एक क्या होलो सरफेस पर निकालो, होलो स्फीयर पर निकालो, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो आंसर है दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनती है। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।